Okay. Hindu hindsight, 7th of August. ठीक है. Starting with the first article. How will the Supreme Court order impact mining around Ramsar wetland sites? ठीक है. एक अच्छा सा वेटलैंड है जो उत्तराखंड में है. अब उसके आसपास जो प्रोटेक्शन एरिया है ना, उसको लेके डिबेट चल रहा है एंड इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड डिबेट. एंड इसमें उत्तराखंड प्लस आप अगर मैप में देखेंगे तो हियर इज द मैप. हाँ, ये आसान साइट है, आसान वेटलैंड है और ये उत्तराखंड हिमाचल के एकदम बॉर्डर पे पड़ रहा है. तो इशू ये भी आ रहा है ना कि जो भी नोटिफिकेशन इज रिगार्डिंग दिस, अगर ये हिमाचल में भी एक्सटेंड हो जाता है तो अगेन हिमाचल विल आल्सो हैव टू कंप्लाई. दिस इज द होल ब्रीफ स्टोरी. आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट द आर्टिकल इज सेइंग और डीपर मीनिंग कि हाइंडसाइट क्या है. अब हमें अगर आर्टिकल पता है तो उसके पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड ऑन February 14, 2024 इंटरिम ऑर्डर. इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर, कि नॉट अ वेरी परमानेंट ऑर्डर. इट कैन बी इन फ्यूचर टू सम एक्सटेंट मॉडिफाइड ऑल्सो. ठीक है. नाउ व्हाट डज ऑर्डर से? ऑर्डर कहता है कि प्रायर अप्रूवल बिफोर एनी माइनिंग एक्टिविटी विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व. आपको पहले से पूछना पड़ेगा 10 किलोमीटर के उस वेटलैंड के रिजर्व के कुछ भी अगर एक्टिविटी करनी है, माइनिंग एक्टिविटी करनी है तो प्रायर रिजर्वेशन करना, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. इतने. एंड इट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू आसान वेटलैंड. ऐसा नहीं था. इंटरिम ऑर्डर तो उसी के लिए था, बट कोर्ट ने क्लैरिफाई किया इट दिस ऑर्डर इज नॉट ओनली रिलेटेड टू आसान. इट कैन ऑल्सो बी, होता है ना, फॉर द सेक ऑफ पैरिटी, फॉर द सेक ऑफ इक्विटी, द सेम जुडिशियल प्रेसिडेंट सेफगार्ड कैन बी अप्लाइड टू अदर सिमिलर नोटिफाइड वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स ऑल्सो अक्रॉस इंडिया. ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी. दिस क्लैरिफिकेशन केम while hearing an application filed कहाँ in Himachal Pradesh government which argued that Asan reserve did not extend to Himachal Pradesh. तो अगर हिमाचल प्रदेश में एंटर नहीं हो रहा है तो जो 10 किलोमीटर वाला एंगल था प्रायर अप्रूवल का वो अप्लाई नहीं होता. बट द कोर्ट डायरेक्टेड द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL जिसको बोलते हैं, और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. आइदर सरकार ने बोला, कोर्ट ने बोला प्रिसाइजली कि भाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिटर्मिन करे वेदर द वेटलैंड एक्सटेंड्स, होता है ना, एग्जैक्ट लिमिट ऑफ द वेटलैंड पता कीजिए एंड डिटर्मिन कीजिए वेदर इट एक्सटेंड्स टू हिमाचल प्रदेश और नॉट. इफ इट एक्सटेंड्स तो जो 2024 का जो डिक्लेरेशन है, डायरेक्शन है, वो वहां भी अप्लाई होगा, हिमाचल प्रदेश में भी अप्लाई होगा. द आसान वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आसान एंड यमुना रिवर्स. ये दोनों प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप मैप में फिर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो पूरा वेटलैंड है ना, पानी जा रहा है, ये आसान रिवर है और यमुना रिवर है. ठीक है. इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ आसान एंड यमुना रिवर्स इन उत्तराखंड. वाज डेजिग्नेटेड कब? रामसर साइट डेजिग्नेटेड इन 2020, वेरी रिसेंटली. ठीक है. अब it is an internationally important wetland that serves as a habitat for migratory waterbirds and supports rich aquatic biodiversity. Very common line कि भाई जहाँ भी wetland है वहाँ birds भी होते हैं और aquatic biodiversity भी होती है. अब फरवरी 2024 में जो इंटरिम ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट नो माइनिंग एक्टिविटी शुड बी परमिटेड विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द रिजर्व अनलेस प्रायर अप्रूवल इज obtained फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ. The latest clarification expands this judicial protection to other notified wetland conservation reserves across the country. ये एक जो declaration है, judgment है, वो बाकी जगह भी apply होगा. The court also highlighted the legal status of Ramsar sites. अब समझिए, Ramsar wetlands are designated under what? Ramsar Convention on Wetlands 1971. It is an international treaty for the conservation of सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स. अब वेटलैंड्स का डेफिनेशन क्या होता है ये आप कमेंट में बताइएगा. ठीक है. अब इंडिया कब बना वेटलैंड का, रामसर कन्वेंशन का पार्टी? इन 1982 इटसेल्फ. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी बने इन 1982 एंड करेंटली हमारे पास कितने सारे रामसर साइट्स हैं? 101. अच्छा, नीचे क्वेश्चन भी दिख रहा था. करेंटली वी हैव 101 वेटलैंड्स इन इंडिया. बहुत ज्यादा नंबर होता है एंड इट इज व्हाट हाईएस्ट इन एशिया. It is not one of the, it is the highest in Asia. However, Ramsar designation जो होता है ना, by itself does not create a separate statutory protection regime under Indian law, nor does it automatically impose a legally mandated buffer zone around wetlands. फिर से सुन लो. ठीक है. Ramsar declaration by itself, on itself, just by the beauty of being under या ratifying Ramsar convention, does not create a separate regulatory statutory protection regime under Indian law, nor does it automatically impose a legally mandated buffer zone around wetlands. Instead, what it does is, it signifies international ecological importance and requires India to conserve these ecosystems through its domestic environmental laws. कि बस एक framework दे दिया जाता है, उसके बाद सरकार अपना
हर एक नेशन स्टेट अपना लॉ बनाएगी और उसको कंजर्व करेगी। अब रिगार्डिंग माइनिंग, क्योंकि दिस वाज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू माइनिंग, माइनिंग के लिए कहा गया, क्या कहा गया? रिगार्डिंग माइनिंग, the court clarified that neither the Ramsar Convention nor the Wetland Management Rules 2017 prescribe a statutory buffering prohibiting mining। ठीक है, मतलब exactly statutory buffering prohibiting mining नहीं, a specified distance for Ramsar wetland, कोई एक specific limit 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा नहीं बोला गया। इससे पहले जो था ना wetland rules, पहले था wetland rules 2010 दैट हैड बीन मॉडिफाइड, और फिर 2017 में आया था नया वाला फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो अर्लियर वेटलैंड रूल्स था वो कंटेन करता था एन एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज एंड वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस विद इन वेटलैंड्स एंड द जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस 2010 में, पर अब आया है 2017। ठीक है, तो थिंग्स हैव बीन डाइल्यूटेड। द 2017 रूल्स रिप्लेस द अर्लियर फ्रेमवर्क विच now with a decentralized system, transferring much of the होता है ना paperwork, transferring much of the decision making, transferring much of the responsibility of for identifying and regulating wetlands to state wetland authorities। पहले एक नॉर्मल था, 2010 का एक्ट था, अब स्टेट होता है ना केस बाय केस पे देखिए कि क्या करना है नहीं करना है। अब व्हाट द ऑपोजिशन और द पिटिशनर्स हैव चैलेंज्ड दैट constitutional validity of these rules, these 2017 rules, because simple है, arguing that they have diluted the very idea, the very core thought and the safeguards available to the previous 2010 rules। अब एक और चीज जो जजमेंट बहुत अच्छा से बताता है वो है इट डिस्टिंग्विशेस वेटलैंड्स फ्रॉम नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट एरियाज। याद रखिएगा, दीज रूल्स डिस्टिंग्विशेस, द जजमेंट डिस्टिंग्विशेस वेटलैंड्स फ्रॉम नेशनल पार्क्स अलग होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होता है, फॉरेस्ट एरिया अलग होता है, वेटलैंड्स अलग होता है। अब जैसे समझिए माइनिंग का केस क्या है ना, mining inside national parks, wildlife sanctuaries is prohibited under Wildlife Protection Act 1972, and the Supreme Court has generally prohibited mining within 1 kilometer of their boundaries, मतलब जहां भी होता 1, unless a larger मतलब eco-sensitive zone has been already notified। Mining projects affecting protected areas also require what? Scrutiny from, again, Standing Committee on National Board for Wildlife। In forest areas, लाइक होता है ना बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज होता है, डाइविजन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर माइनिंग रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल, हर चीज रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल अंडर व्हाट? देयर वाज एन ओल्ड एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, अब उसका नया नाम हो चुका है वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980, along with environmental clearance, environmental impact assessment, ये आपको पता होगा 2000 से। ठीक है, now what it did was Supreme Court overall clarification that does not create a new statutory 10 kilometer buffer around all Ramsar sites। जो ये पर्टिकुलर आसान का साइट है इसमें ऐसा नहीं कि बस इसमें 10 किलोमीटर का है, नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्लियरली कि इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू स्टैट्यूटरी 10 किलोमीटर बफर अराउंड ऑल रामसर साइट्स, बट इट एस्टैब्लिशेस एन इंपॉर्टेंट जुडिशियल सेफगार्ड फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन बाय रिक्वायरिंग प्रायर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस बिफोर माइनिंग कैन प्रोसीड विद इन 10 किलोमीटर की पहले से सब बता दो। अब इससे क्या है देखो, ये जो ऑर्डर है ना, it strengthens environmental oversight in ecological sensitive wetlands while also highlighting the need for what? A clearer and more robust statutory framework for wetland conservation in India। इसीलिए क्या था, ये interim order था। It is trying to होता है ना show a path, show the light कि फ्यूचर का जो गाइडलाइंस आएगा, फ्यूचर का जो लॉज एक्ट आएगा वो किसके बेस पे होना चाहिए। ठीक है, अब इससे इस पूरे आर्टिकल से आई होप आपको समझ में आ कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स व्हाट? राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन अफेक्ट लाइफ, ह्यूमन डिग्निटी, ये पता है आपको। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टिंग स्टेट टू डू व्हाट? प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी आपको याद होगा। फिर आर्टिकल 51AG, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, ये सब। फिर आर्टिकल 32 भी आता है, क्यों? इट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किया उसको अप्रोच करना तो आर्टिकल 32, एंड सेम इज द केस विद आर्टिकल 226, हाई कोर्ट का पावर, रिट जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 226, the high court's power that we discussed ki relevant to supreme court, article 32. Next is article 253 also, parliament's power to make laws for implementing international treaties and convention, because Ramsar is ईरान में 1971 international treaty convention, इसलिए article 253 आता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट आता है 7th schedule, environmental governance involves what? Subjects distributed across union, state and concurrent list। वो concurrent list में आता है भाई कि होता है ना, यूनियन भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकता है। फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। अब व्हाट वर द मेजर अमेंडमेंट्स या फिर नॉर्मल इतने सारे जो लॉ हैं जो एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ को डिफाइन करते हुए, फर्स्ट इज यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, 19
1972, ये सबसे पहला था, ठीक है। 1971 में ईरान हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, उसके जस्ट बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। ये कहता था नॉर्मल प्रोवाइड अ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, माइनिंग रिस्ट्रिक्शंस अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज दैट आर लिंक्ड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। उसके बाद आया नेक्स्ट जो हम पहले डिस्कस किया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसका अब नया नाम हो चुका है, बहुत अच्छा सा नाम हो गया, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है। अब इसका क्या था, इट वाज होता ना, प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस इंक्लूडिंग माइनिंग। इसी माइनिंग का थोड़ा अच्छा से जिक्र हुआ था। उसके बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1980, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। व्हाट इट होता है ना, इट वाज सॉर्ट ऑफ अम्ब्रेला, होता है ना अम्ब्रेला एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, व्हाट एनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड रेगुलेट एनवायरमेंटल हार्मफुल एक्टिविटीज, नॉर्मल था। ये सब के बाद आया एनवायरमेंटल असेसमेंट, EIA जिसको बोलते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 की। कोई भी चीज करने से पहले उसका डिटेल्ड एनालिसिस होगा, विच हैज बीन ऑल्सो डाइल्यूटेड इन फ्यूचर जजमेंट्स ऑल्सो, फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑल्सो, एंड दैट विल डिस्कस समटाइम लेटर इन द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या था, प्रोवाइड्स क्या, एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइड माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, सिंपल। अब उसके बाद आया जो लेटेस्ट वेटलैंड कंजर्वेशन 2010 था, उसका जो नया होता है ना, थोड़ा ट्वीक करके, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017। अब conservation and regulation of notified wetlands, it does not prescribe a universal 10 किलोमीटर mining buffer around रामसर sites, वो केस बाय केस पे देखेंगे। और एक और अगर आपको याद रखना है तो एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इट इज रेलेवेंट फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम एसोसिएटेड वेटलैंड्स, ठीक है। फिर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू माइनिंग, वो एक्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, बहुत पुराना है, ठीक है। इट इज अ प्रिंसिपल लेजिस्लेशन governing mineral concessions, mining operations. Mining must additionally comply with environmental and forest laws. ये भी, और जो तब से हम डिस्कस कर रहे हैं रामसर कन्वेंशन, ये भी बस याद रखने के लिए। What does the रामसर कन्वेंशन से, ठीक है, होता है ना सिंपल, रामसर डेजिग्नेशन मतलब designating a wetland under Ramsar itself does not create any separate statutory 10 किलोमीटर वाला बफर, ठीक है। अब वो अगेन आई एम रिपीटिंग, केस बाय केस आपको देखना पड़ेगा। अब सिंपल में अगर आपको समझना है, व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली से, सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल ऑर्डर है ना, वो मेन बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी 2014 वाला जो है was an interim judicial safeguard, not the creation of a statutory Ramsar buffer zone. It was just for one case basis. The court specifically directed that no mining activity within 10 km of Asan Wetland Conservation Reserve could take place without permission from again National Board for Wildlife का statutory committee से, ठीक है, या फिर MUFCC. These are the normal things. अब मेन यूपीएससी का टेप के हम लोग कहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। रिगार्डिंग ऑल दिस वी हैव गॉट वन, आई एम अज्यूमिंग 2 सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, विथ रेफरेंस टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो तब से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स स्टैंडिंग कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, डन, ठीक है। ये हम तब से रट्टा मारे, यही है। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन फॉर नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ, ये याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर कहाँ के चेयरपर्सन होते हैं, विच ऑल द कमिटीज अथॉरिटीज दैट, ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर Wildlife Protection Act 1972. See, if this is correct, 3 can also be correct. Similar statements and similar bodies also. The standing committee functions under Ministry of Environment, Forest and Climate Change and is responsible for examining proposals involving activities in and around protected areas. बहुत सिंपल सवाल था, अगर आपने आर्टिकल ढंग से पढ़ा है, बहुत मतलब होता है ना, कुछ इजी से था, we've discussed this. अब the next, with reference to wetlands, ठीक है, and protected areas in India, consider the following statements. Simple. The Wetland Conservation and Management Rules 2010 specified certain activities prohibited within notified wetlands and their zones. देखिए, ये सिंपल सा चीज है भाई, कुछ ना कुछ तो प्रोहिबिशन हो गई होगा, वी कांट लेट एवरीथिंग गो ओपन, सिंपल था। द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017, ये देखिए 2010 था, एज वी डिस्कस 2010 में प्रोहिबिशंस होते हैं, पर 2017 में डाइल्यूट किया गया था। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट वेलफेयर अथॉरिटीज फॉर द कंजर्वेशन एंड रेगुलेशन, तो ये भी पहले था, सेंटर कर लेता था, अब केस बाय केस बेसिस स्टेट को दे दिया गया। थर्ड, माइनिंग विद इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोहिबिटेड
and the Supreme Court has prescribed a minimum 1 kilometer restriction around such protected areas. ये भी सही है. This was the judgment is all about. The 1 kilometer restriction continues to apply even where larger eco-sensitive zones have not been notified. Have been notified. ये गलत है. Again, there is no general formula कि भाई सब में apply होगा. ऐसा जरूरी नहीं है. It is only case by case basis. ठीक है. अब नेक्स्ट आर्टिकल पे जाने से पहले एक दो चीज और, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एनवायरमेंट, याद रखिएगा. ठीक है. व्हाट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स. ठीक है. मतलब हाउ कैन यू, देयर आर सम होता है ना प्रिंसिपल्स जिसे एनवायरमेंट को बचाना है. तो वन सच प्रिंसिपल इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. इट सेज प्रिवेंट पोटेंशियली सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज इवन वेयर साइंटिफिक सर्टेनिटी इज इनकम्प्लीट. मतलब अगर साइंटिस्ट ने पूरा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है ना, तो फिर रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है. प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इसी को कहते हैं. सेकंड इज पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, कि एनवायरमेंटल लॉस किसके बेयर करना चाहिए. मतलब इट शुड बी बोर्न बाय होम, जिसने पोल्यूशन किया है, दैट इज द पोल्यूटर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको पता ही होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन. अब देखो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या कहता है ना, कि मतलब स्टेट होल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वेटलैंड्स एंड रिवर्स इन ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक. यू कैन रिलेट इट टू गांधी जी ऑल्सो. ठीक है. कि स्टेट इज व्हाट अ कस्टोडियन, वैसा कॉन्सेप्ट था. फिर इंटर जनरेशन इक्विटी, कि नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी कंजर्व प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशंस. आज ही सब खत्म नहीं करना है. ठीक है. ये था मतलब बेसिक चीजें कि आपको एनवायरमेंट के बारे में जो पता होना चाहिए. Now this is the next article. FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. Bill is religion neutral. Shah assures Christian bodies. देखो सिंपल में आर्टिकल जल्दी समझ जाएंगे हम लोग. The main thing is what is FCRA. मतलब ये जो मीटिंग हुआ that is not so matter, but FCRA क्या है, होता है ना कि मेन इस आर्टिकल में पहले क्या वो समझ जाओ कि कंसर्न करता है. एक FCRA बिल आया है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2000, विच सीक्स टू अमेंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. इससे पहले भी वेटलैंड वाला 2010 था, फिर 2017 में चेंज हुआ था, और अब ये भी 2010 अब 2026 में चेंज हुआ. ठीक है. बिल कब इंट्रोड्यूस है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. अब जो इमीडिएट कॉन्ट्रोवर्सी ना विच दिस आर्टिकल इज अबाउट वो है कि भाई Christian organizations particularly and other civil society organizations, pressure groups have expressed deep concerns that some provisions could affect institutions receiving what? Foreign contributions, including religious and charitable organizations also. तो बहुत अच्छे से होता है ना, विवाद से विश्वास करते हुए हमारे वेरी ओन होम मिनिस्टर साहब has come up and he has assured Christian delegations that this bill is what? religion neutral. He has explicitly mentioned कि बिल जो है religion neutral है and the government does not intend in any way to target Christian community. The government also clarified that the proposed changes are aimed at what? Strengthening the administration of foreign contribution and dealing with assets created by such contributions. एकदम क्लियरली बोला. अब इसमें की प्रपोजल जो है ना, जो FCRA के बारे में की प्रपोजल है, वो एक अथॉरिटी नहीं बन के आई है. उस अथॉरिटी का नाम है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. एक दो दिन के पहले भी न्यूज़पेपर में वी हैव डिस्कस्ड दैट इन डिटेल, दैट इट्स नेम इज डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. मतलब अब जो भी होगा ना, दैट विल गो थ्रू दिस पर्सन इंडिविजुअल बॉडी. ठीक है. अब इसका मेन आइडिया क्या है? इट विल टेक कस्टडी, मैनेज, होता है ना, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, लाइक डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड बाय फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस. होता है ना, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया है, सरेंडर हो गया है, सीज हो गया है, तो ये सब में जो मेन बॉडी है विच विल टेक एक्शन एंड डिसाइड एवरीथिंग इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. बस. द बिल प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजनल, होता है ना, वेस्टिंग. वेस्टिंग का मतलब होता है कि मतलब लीगली ट्रांसफरिंग और प्लेसिंग ओनरशिप कंट्रोल ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर पर्सन और अथॉरिटी. मतलब इंटरिम पीरियड में होता है ना, मान के चले जो बीच का गैप है, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो गया, सीज हो गया, तो आप उस ड्यूरेशन के लिए जो आपके पूरे एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, वॉट एवर एसेट्स, दैट विल बी लीगली ट्रांसफर्ड, होता है ना, अंडर समवन एल्सेज ओनरशिप अंटिल एंड अनलेस आपका लाइसेंस फिर से रिन्यू हो जाता है. इसी को वेस्टिंग बोलते हैं. तो द बिल क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजनल वेस्टिंग. प्रोविजनल का मतलब होता है टाइम बाउंड. प्रोविजंस के बेस हो सकता है कि वो परमानेंटली ही डेजिग्नेटेड ऑफिस के पास चल जाए अगर आपका लाइसेंस रिन्यू ना हो तो. इनिशियली होता है ना प्रोविजनल वेस्टिंग इनिशियली, इफ द ऑर्गेनाइजेशन सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल और रिस्टोरेशन, द रेलेवेंट एसेट्स एंड अनयूज्ड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रिटर्न्ड. बट अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो भाई बाय बाय टाटा हो जाएगा आपका जो भी एसेट्स है उसका. अब इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिस्टोर्ड, होता है ना, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड, गिविंग द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स विच वर आस्क्ड फॉर यू रिक्वायर्ड, द वेस्टिंग कैन बिकम परमानेंट विद एसेट्स बीइंग यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस. जो भी सरकारी ऑफिसर के पास आ रहा है तो भाई पब्लिक पर्पस फॉर प्लेसेस, होता है ना, फॉर वर्शिप. बिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स
दैट रिलीजियस कैरेक्टर मस्ट बी मेंटेन्ड। ऐसा नहीं कि आप रिलीजन के नाम पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं एंड योर आइडियोलॉजी इज टोटली डिफरेंटली इंक्लाइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये था अभी वाला इशू। अब मेन इशू क्या है वो भी समझिए, सेंट्रल इशू जिसको बोलते हैं ना, कि जहां आप अमित शाह जी को क्रिश्चियन अथॉरिटीज, क्रिश्चियन डेलीगेशन से मिलना पड़ा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब सेंट्रल इशू ये है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉरेन फंडिंग और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बट एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द एसेट्स क्रिएटेड बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सोचिए बहुत सारा पैसा आया पर उससे आपने बहुत सारे साम्राज्य क्रिएट किया। आपने सुना होगा बहुत सारे एनजीओज हैं जो 50-50 साल पुराना, उनके पास होता है ना, देव गॉट अ स्मॉल एम्पायर इन इटसेल्फ। अब ये एसेट जो है ना, इसके कंट्रोल पे सरकार थोड़ा शिकंजा कस रही, ये कहानी है, होता ना। अंडर दिस न्यू प्रपोज फ्रेमवर्क, लॉस और सेसेशन ऑफ एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैन ट्रिगर वेस्टिंग ऑफ फॉरेन फंड्स एसेट्स इन द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब इससे क्या होता है, दिस रेजेस अ क्वेश्चन अबाउट द बैलेंस बिटवीन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग एंड ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई पैसा तो आ रहा है पर कितना रेगुलेटेड होगा। आप कंसर्न्स क्या चाहिए, पर्टिकुलरली अबाउट सिग्निफिकेंट वेयर एसेट्स सच एज स्कूल्स, hospitals, charitable institutions or places of worship have been created through a combination of both foreign and domestic funds। देखो this is related to foreign contribution, ठीक है। अगर foreign contribution से ही related है तो जरूरी नहीं ना जो भी आपने साम्राज्य बनाया या जो भी छोटा सा एसेट बनाया वो पूरा उसी के पैसे से बना होगा। ये भी हो सकता था कि उसमें ज्यादा पैसा लगा है और आपका भी कंट्रीब्यूशन है, या ये हो सकता था कि मोस्ट ऑफ इट इज योर पर्सनल कंट्रीब्यूशन एंड अ लिटिल बिट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बट अगर थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन एफसीआर से है, ठीक है, हैज बीन क्रिएटेड थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन, तब भी उसको सीज किया जा सकता है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंदर डाल दिया जा सकता है। द बिल ऑल्सो कवर्स एसेट्स दैट आर पार्टली क्रिएटेड और अक्वायर्ड थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच मेक्स द क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप एंड प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट। कि भाई थोड़ा में आपने कंट्रीब्यूशन लिया, ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन बी सीज्ड और इट कैन बी टेकन अंडर बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड, जो सरकार भी अपना पक्ष रखती है ना, आगे करती है, द बिल इज इंटेंडेड टू फिल इन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, ठीक है। अब इसी में एक अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 15, if you'll go to the article very carefully na, in a few days you'll get to know everything. अब section 15 of FCRA already provides for vesting of foreign contribution and assets in certain circumstances, but the government says the existing law did not provide for a detailed mechanism फॉर देयर कस्टडी, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। पहले भी नियम था भाई 2010 वाले में कि भाई सीज वीज किया जा सकता है, पर अब सीज करने के बाद उसका होगा क्या, डिस्पोज कैसे किया जाएगा, मैनेज कैसे किया जाएगा, ये मैकेनिज्म अब क्लियरली होता है ना, लाइट दिखाएगी कैसे करना है। अब 2026 का जो बिल है ना, सीक्स टू एस्टैब्लिश अ क्लियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। Importantly, the government has also assured stakeholders that the legislation will not ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब अब ऐसा नहीं कि भाई 50 साल पुराने से जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका भी एसेट हम सीज कर लेंगे, नहीं, अब से जब ये लागू होगा उसके बाद से एड्रेसिंग वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स रेज्ड बाय अगेन द क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब इतना जानने के बाद इसमें भी आपको पता चलना चाहिए भाई व्हाट आर द, दिस इज अ क्वेश्चन, उसको डिस्कस करने पहले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स रिलेटेड टू इट, क्योंकि मेन वही है यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, होता है ना कि भाई FCRA regulations should be applied equally without arbitrary discrimination, but under FCRA also there is an exempt clause also कि सरकार अगर चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को टोटली एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो वेयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकंड इज आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस, ये भी होगा। FCRA क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ही तो है, एनजीओ है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन, अगेन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें हम लोग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहे हैं हम लोग। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज सच रिलीजियस अफेयर्स ऑल्सो, इसकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल 27 ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, होता है ना कि स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर्स, इसके बारे में भी। उसके बाद क्योंकि एसेट की बहुत ज्यादा बात हो रही है, होता है रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो आर्टिकल 300 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज बिल कंसर्न्स व्हाट वेस्टिंग, मैनेजमेंट एंड पॉसिबल डिस्पोजल ऑफ एसेट्स ऑल्सो बिलोंगिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस। समझ में आया, ये सब चीजें चल रही है। अब FCRA बस याद रखने के लिए किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये याद रखें किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। एंड through subsequent legislation also, acts also, the present regime is trying to tighten its grip कि भाई जो भी बाहर से पैसा आ रहा है ना उसको बहुत ही अच्छे से, होता है ना, everything should be known to the government। अब अगर आपको डिटेल में जानना है, we'll discuss that sometime later, but अभी के लिए इतना ठीक था। अब what is the question? With reference to Foreign Contribution Regulation Act and the proposed FCRA Amendment Bill 2026, consider the following statements, ठीक है।
The Foreign Contribution Regulation Act 2010 regulates the acceptance and utilization of foreign contribution in India. Simple है भाई, एकदम सिंपल सी चीज है कि हाँ यही करता है, nothing much to think about it. The foreign contribution received by an organization can be transferred to another organization registered under the act. नहीं, ये इसलिए डाला गया स्टेटमेंट नहीं, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंडिंग है ना, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. इससे क्या होगा, होता ना जैसे आपको वो पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, है ना, शेल कंपनीज, बिना नाम का पैसा घुमा रहा है, वो यहाँ करने से मना हो. भाई एक को ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला उसी तक रहेगा, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अराउंड. ठीक है. द प्रपोज अमेंडमेंट्स प्रोवाइड्स फॉर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन रिलेशन टू एसेट्स क्रिएटेड. ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब से हम इन्हीं की बात कर रहे हैं. लास्ट, only those assets acquired entirely from foreign contributions can be vested in the designated authority. नहीं, अभी तो बात किया था ना कि भाई those authorities also partially also, कि कहीं भी थोड़ा भी उसका पैसा यूज किया हो, wholly, sumly, थोड़ा भी, तब भी वो किया जाएगा. तो आंसर will become only 1 and 3, the other 2 statements are wrong. इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे विच इज नॉट अ क्वेश्चन बेस्ड आर्टिकल. ठीक है, क्योंकि हम ये तैयारी कर रहे हैं एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, तो विल सी अ एथिक्स बेस्ड केस स्टडी. ठीक है, इट कैन बी सीन एज अ केस स्टडी बट इट इज अ वेरी इंट्रीगिंग आर्टिकल. होता है ना, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो आप सोच में पड़ जाएंगे. ठीक है, यूल जस्ट सिट देयर एंड थिंक फॉर अ व्हाइल कि व्हाट इज अ सोसाइटी हमने अपने लिए बनाया है, कि हम कैसे सोसाइटी में रहते हैं. इट इज दैट आर्टिकल. स्टारवेशन पुशिंग मदर टू किल चाइल्ड अ कलेक्टिव फेलियर. मतलब सिंपल में कहानी ये है कि एक बेचारी माँ थी, वो अपने शी वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड फॉर हर चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन वर आस्किंग फॉर फूड एंड इन अ फिट ऑफ रेज सम मिसकैलकुलेशन हैपेंड एंड हर चिल्ड्रन डाइड. तो इंस्टेड ऑफ, मतलब फिर उनको जो नॉर्मल सरकार के जज की प्रक्रिया वो हुई, बट जज ओवर हियर शोड सेंसिटिविटी. ठीक है, कि उन्होंने जो माँ है ना उसको सजा देने के अलावा ही शोड अस द होल सोसाइटी अ बिगर पिक्चर. ठीक है ना, कि अगर समझना तो पूरा समझ. द आर्टिकल होता है ना, इट कैन बी इजिली अंडरस्टैंड एथिकल सेंस कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कल्पेबिलिटी, कि कल्पेबल होमिसाइड जैसा कुछ, इंडिविजुअल कल्पेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया, ग्रांट बेल. ठीक है, there was a woman accused of beating her 2-year-old daughter to death, observing that the case exposes broader failure of the state and society. तो granting bail, अब आप सोच के देखिए, someone is accused of murder and Gujarat High Court ने took such a very high pedestal, high ethical moral pedestal, कि they granted her bail to a woman who was accused in the death of a 2-year-old child following the repeated demands of food. कि बच्चा बस खाना मांगा था और माँ दे नहीं पा रही थी तो करना पड़ा. What the court observed was that the incident should not be viewed merely as an individual criminal act. नहीं भाई, individual culpability का साइन नहीं है. Extreme hunger and poverty raise questions, raise concerns of human dignity, compassion, social justice and moral responsibility of the state also. The deep underlying ethical issue क्या है कि भाई when a person is pushed so far, so ahead to such an extreme condition by deprivation, रिस्पॉन्सिबिलिटी में एग्जिस्ट एट मल्टीपल लेवल्स. इंडिविजुअल की दिक्कत हो सकती है, फैमिली, कम्युनिटी, स्टेट. तो फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव द केस हाईलाइट्स क्या, दैट प्रिंसिपल दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स आर प्रीरेक्विजिट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड एजेंसी. की भाई ह्यूमन डिग्निटी एजेंसी तो बाद में आएगी, पहले जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा करो, उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी की हम बात करेंगे. अ सोसाइटी दैट अलाउज vulnerable families to remain without food, without healthcare, without social protection, without education, faces a, मतलब होता है ना, failure of justice and compassion. The state has an ethical obligation to protect vulnerable groups through effective welfare delivery. पर अगर ये हो ही नहीं रहा है तो what is the meaning of justice? While society has the responsibility to avoid indifference towards whom? Extreme poverty. भाई society can also help each other take a step forward. Therefore, according to the judgment, the tragedy therefore illustrates कि भाई the idea of social justice as substantive equality. कि भाई पहले equality is enough. होता है ना, like it is not enough to give everyone equal formal rights. If some people lack basic conditions necessary to exercise those rights, आप किसी को इतना right देके करोगे क्या जब वो capable ही नहीं है to exercise it. होता है ना. So related to this article, there are some ethical concepts also. This was very heartwarming article, therefore I shared it with you guys. कि first is human dignity, कि no individual should be forced into conditions of extreme deprivation. Second, compassion, कि ethical governance requires sensitivity towards vulnerable sections. कि भाई जो हमारे गुजरात के जज थे हाई कोर्ट में, he chose a very empathetic, very compassionate form, कि भाई उनकी गलती थी. But still, he chose to see above the prior immediate incident. He chose to see the deeper underlying issues.
फिर आता है सोशल जस्टिस की, बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू फूड, हेल्थ केयर, बेसिक नेसेसिटीज. एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द सर्कमस्टांसेस ऑफ वल्नरेबल फैमिलीज की, बस दिखा कि भाई खून हो गया, मर्डर हो गया, नहीं, समझो कि सर्कमस्टांस क्या था, फैमिलीज डाटा होता है ना. बिफोर मेकिंग प्योरली मॉरल जजमेंट्स, एथिकल जजमेंट्स की बात करनी है, अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है कि वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी आंसरेबल व्हेन वल्नरेबल सिटीजंस फॉल थ्रू द सेफ्टी नेट. कि अगर आप जो प्रायर कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो अब अगर कोई गलती कर रहा है तो मेन एक्चुअल गलती है किसकी? इज इट द स्टेट विच इज फेलिंग द सिटीजंस और द सिटीजंस विच आर फेलिंग द स्टेट? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अनदर एंगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर इज शेयर्ड बिटवीन whom? द स्टेट, सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, फैमिली, सब में ये शेयर होता है. अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि गवर्नेंस मस्ट अपहोल्ड व्हाट? डिग्निटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट आ जाता है. एंड अगेन लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कि जस्टिस वर्सेस ब्लेम. कि भाई एक होता है भाई कि होता है ना क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी फॉर एन एक्ट डज नॉट नेसेसरली एलिमिनेट द नीड टू एग्जामिन स्ट्रक्चरल कॉजेज बिहाइंड इट. कि हाँ गलती हुई, आपने सजा दे दी, खत्म नहीं. That is the starting point. You have to understand what are the structural causes behind it. What is the plinth? होता है ना कि आपका कहीं ऐसा नहीं जो प्लेटफॉर्म है वो खोखला हो गया है. तो what is the most important ethical takeaway? कि सोच के देखिए, the ethical test for a welfare state is not merely whether it punishes wrongdoing, but whether it prevents deprivation from reaching a point where human dignity itself collapses. Very good quotation to use in your exam also. ठीक है, अब वापस आर्टिकल पे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल. ठीक है, गवर्नमेंट ओकेज मतलब अप्रूव्स 23,371 करोड़ फॉर गोवर्धन स्कीम. बहुत सिंपल सा स्कीम है. ठीक है, गोवर्धन से रिलेटेड है. उससे पहले स्कीम समझने से पहले समझ जाओ कि व्हाट इज द, इफ देयर इज स्पेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CBG एंड CNG. ठीक है, CBG इज गोवर्धन कंप्रेस्ड बायोगैस एंड CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. अब सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दिस इज CBG. इट इज प्रोड्यूस्ड कैसे? थ्रू एन एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. एनएरोबिक का मतलब होता है जहां ऑक्सीजन का लिमिटेशन बहुत ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. सच एज होता है जब हम कैटल डंग, क्रॉप रेसिड्यू, म्युनिसिपल वेस्ट, ये सब को प्रोसेस करेंगे अंडर एनएरोबिक कंडीशन, मतलब ऐसा कंडीशन जहां ऑक्सीजन बहुत कम है, तो फिर इट विल बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. और इसका मेनली क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है बायोमीथेन. बायोमीथेन आफ्टर ऑल द प्रोसेस ये बनता है. अब CNG में जो होता है सेम चीज, इट इज एक्सट्रैक्टेड. अब देखिए N का मतलब होता है नेचुरल गैस और B का मतलब होता है बायोगैस. N का मतलब नेचुरल गैस मतलब वो रिजर्व्स, फॉसिल फ्यूल वहां से निकाला जाता है. और इसका भी मेन जो प्रोडक्ट है जो बनता है वो मीथेन है. बस इसमें बनता है बायोमीथेन और इसमें बनता है मीथेन. इतना का ही बात है. अब अगर बायोमीथेन बन रहा है तो वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, एंड दिस इज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो इट इज नॉन रिन्यूएबल. सिंपल है. अगेन इसका वाला इट होता है ना कैन बी कंप्रेस्ड एंड यूज्ड एज सूटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर CNG. अगर इसको हम लोग अच्छे से बनाएंगे तो CNG का सब्स्टिट्यूट बन सकता है, गैस, कार सब में यूज किया जा सकता है. ठीक है, अब दिस वाज द बेसिक डिफरेंस. अब ये जो स्कीम है होता है ना, दिस होल आर्टिकल व्हाट डज इट से कि भाई हमने अप्रूव कर दिया 23,000 करोड़. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव किया है कि नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम डैश गोवर्धन स्कीम विद एन आउटले ऑफ दिस मच मनी. अब व्हाट इज द एम? Aim is creating stronger ecosystem for compressed biogas and other forms of bioenergy. याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी है, बायो एनर्जी की बात कर रही है बस. अब सेंट्रल आइडिया क्या है कि नॉर्मल चीजें, कैटल डंग, एग्रीकल्चर वेस्ट, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, म्युनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, भाई दिल्ली में तो पहाड़ है म्युनिसिपल वेस्ट के, शुगर इंडस्ट्री वेस्ट, अदर बायोमास को यूजफुल प्रोडक्ट जैसे बायो CNG, कंप्रेस CNG, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट करना. अब गोवर्धन जो स्कीम है ना, GOBAR, ठीक है, गोबर और धन, गोबर स्कीम जो है इज ऑलरेडी अ होल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ये याद रखिएगा. बट मतलब इट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ बहुत सारा स्कीम. मेन है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अंडर स्वच्छ भारत मिशन. कि भाई यही जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं ना हम लोग. अब स्कीम जो कहता है ना, सीक करता है, तो होता है ना टू सम एक्सटेंट सब्सटैंशियली एक्सपैंड इंडियाज कंप्रेस्ड बायोगैस, होता है ना टोटली एक्सपैंड इंडियाज कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? एन इकोसिस्टम. हर एक चीज को एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है ऑफ assured offtake, predictable pricing, capital support, financing and infrastructure. ये बेसिक चीजें हैं जो किसी भी स्कीम को सक्सेसफुल होने के लिए होता है. अब CBG which is biogas can be used as a transport fuel also. तो अभी जो होता है ना बहुत सारे E20 का डिबेट भी जो चल रहा है, it can also be used as transport fuel and can also be integrated with natural gas networks. कि भाई ये fossil fuel का काम जो था CNG का वो कभी तो कम होगा, हम उसको भी कम कर सकते हैं, and we can use more renewable energy. Thus, this initiative attempts to convert what
ट्रेडिशनली ट्रीटेड वॉज वेस्ट इन टू एन इकोनॉमिक रिसोर्स, कि पहले पास हम वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए सोचे, बट अब वी आर ट्रांसफॉर्मिंग इट into an economic resource while simultaneously creating rural employment also, improving farmers income, producing organic manure, reducing dependence on conventional fossil fuels also. ये था basic idea. अब little detail. The core issue is that commercial viability and scalability of India का कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर होता है ना, कि सुनने में तो सब अच्छा लगेगा, हम लोग इतना अच्छा करेंगे भाई, वेस्ट टू इकोनॉमिक करेंगे, फार्मर का इनकम बढ़ेगा, ऑर्गेनिक होगा, सब होगा, बट इशू है कि भाई कमर्शियल वायबिलिटी इस प्रोग्राम का है भी या नहीं है, सॉरी स्केलेबिलिटी ऑफ इंडियाज बायोगैस या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस है भी या नहीं है, ठीक है। अब इंडिया में फीड स्टॉक अबंडेंट होता है ना, कैटल डंग, क्रॉप रेसिड्यू, फूड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो बोलना बोला बहुत है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स अलोन डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल स्कीम, होता है ना, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इंडस्ट्री को चाहिए क्या? इंडस्ट्री नीड्स अश्योर्ड फीडबैक सप्लाई, कि टाइमली सप्लाई होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल प्राइसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। अब एआई की वजह से जो रैम प्राइसेस, ग्राफिक्स कार्ड प्राइसेस, ये सब बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुगर के मतलब होता है ना, शुगर इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज E20 फ्यूल, तो शुगर के प्राइसेस भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिडिक्टेबल प्राइसेस होना चाहिए, स्टेबल प्राइसेस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक अरेंजमेंट्स होना चाहिए, आज से नहीं, एक विजनरी प्लान होना चाहिए, फाइनेंसिंग की दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिलायबल कनेक्टिविटी होना चाहिए टू मार्केट ऑल्सो, ऐसा नहीं हम प्रोड्यूस किए जा रहे हैं एंड देयर इज नो मार्केट फॉर इट। ऑल दिस रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन फॉर दिस स्कीम टू सक्सीड इन सम, होता है ना, मैनर। अब गवर्नमेंट का अप्रोच इज देयरफॉर एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द एंटायर वैल्यू चेन प्रॉब्लम रादर देन मियरली जस्ट सब्सिडाइजिंग, कि भाई पहले क्या करते थे, सब्सिडाइज करते हैं, नहीं, अब सरकार होता है ना पूरा होल फ्रेमवर्क चेंज करने का सोच रही है, और इट इज अ गुड थिंग। बट इसमें एक और एक इशू है, द सेकंड इशू इज व्हाट, सर्कुलर इकोनॉमी का पोटेंशियल में इशू, कि भाई सर्कुलर इकोनॉमी मतलब एक चीज का मैक्सिमम यूज करना तो मैक्सिमम वेस्ट, ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी है, ठीक है। अब इंस्टेंट ऑफ बर्निंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू और अलाउइंग ऑर्गेनिक वेस्ट टू डिकम्पोज अनट्रीटेड, द वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू CBG, अच्छी बात है भाई, बायो स्लरी, ऑर्गेनिक में सब में हो सकता है। दिस कैन साइमल्टेनियसली एड्रेस व्हाट, स्टबल बर्निंग का इशू जो दिल्ली में ठंड में होता है, वेस्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, सॉइल हेल्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, इतना कुछ मैनेज किया जा सकता है। द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स गोवर्धन एज अ सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव, याद रखिए सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव, बिकॉज वेस्ट बिकम्स एन इनपुट फॉर अनदर प्रोडक्शन साइकिल। अब इसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, बिकॉज दैट इज अ मैंडेट, विल डिस्कस कि आपका आंसर कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इज आर्टिकल 21, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, वेस्ट मैनेजमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन, ये सब राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट में आता है। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ, होता है ना, स्टेट टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पब्लिक हेल्थ, है। आर्टिकल 48 ऑल्सो ऑफ DPSP, डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट अगेन। फिर आर्टिकल 51 AG, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड नेचुरल एनवायरमेंट, बहुत कुछ चल रहा है। इसी से रिलेटेड दो एक्ट भी हैं, सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, होता है ना, इट्स लाइक एन वेरी बिग अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कि एनकम्पासिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अगेन टेक मेजर्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। सेकंड इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर था, मेन आइडिया था पहले सॉलिड वेस्ट का, अब हम लोग सॉलिड वेस्ट से उससे आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, सेग्रीगेशन, processing, scientific management and solid waste including organic waste, that is the role of solid waste management rule। उसका जो बहुत ज्यादा हम न्यूज में पढ़ते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, अगेन आई एम रिपीटिंग, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 19। अब ये रेलिवेंट क्यों है, बिकॉज बायोमास वेस्ट कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस ओपन बर्निंग, स्टबल बर्निंग, तो होगा ना, एयर का भी पोल्यूशन एक्ट का काम आएगा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2000, रेलेवेंट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, ब्रॉडर ट्रांजिशन, ये सब चल रहा है, बाकी चीजें, ठीक है। अब जब हमने गोवर्धन किया है तो when you how to complete an answer, तो what are the other schemes related to it, जैसे गोवर्धन ने अच्छा से कर लिया, फिर एक है सतत स्कीम, ठीक है, इट इज ऑल्सो मेंशन इन द आर्टिकल, आई राइट इट ओवर हियर, SATAT, सतत स्कीम। अब उसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, आई एम रिपीटिंग, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इनिशिएटिव है, प्रमोटिंग व्हाट, कंप्रेस्ड बायोगैस एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल टू ट्रांसपोर्ट फ्यूल। गोवर्धन में कहा ना कि भाई ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए तरह यूज हो सकता है, तो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, द सतत स्कीम। उसके बाद है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ये भी आपने सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, बायोमास एंड बायोगैस के बारे में बोला जाता है। स्वच्छ भारत, आर फेवरेट, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2। अब गोवर्धन इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्यों, बिकॉज ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, तो इट हैज बिकम इंटीग्रल टू स्वच्छ भारत मिशन। फिर C,
कंप्रेस्ड बायोगैस एंड सीजीडी सिंक्रोनाइजेशन स्कीम भी चल रहा है, होता है ना कि भाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ आपको बायोगैस को लिंक करना है, तो ये भी एक स्कीम है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस एक और स्कीम है, उससे बेटर स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंड, AHIDF बोलते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब ये करता है सपोर्ट एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट करता है, सिंपल चीजें। और ये सबसे रिलेटेड इंटेलेक्ट बस गोवर्धन स्कीम। अब देखो गोवर्धन जो है ना, जो अम्ब्रेला है, होता है ना, पूरा सरकार का इनिशिएटिव है ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट टू रिसोर्स कन्वर्जन। और जो सतत स्कीम है, दिस इज स्पेसिफिक टू, होता है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस, मतलब इट इज मोर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस रिजर्व का है कि भाई हाउ टू यूज इट इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये समझ में आया। अब सवाल, with reference to Govardhan initiative, consider the following statements. Very easy questions. It seeks to convert organic waste such as cattle dung and agriculture residue into useful resources. बिल्कुल सही, there's no doubt about it. Compressed biogas produced under initiative can be used as a substitute for compressed natural gas. Again सही, ठीक है, we discussed it कि धीरे धीरे CNG का हम मात्रा कम कर सकते हैं। The initiative is associated with स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, डिस्कस कर लिया ये भी। इट इज इंप्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नहीं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल का एक रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ये सब है। एक्सक्लूसिवली वर्ड गलत कर देता है उसको, ठीक है। इफ यू वांट टू सी द ऑफिशियल गोवर्धन पोर्टल एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्स गोवर्धन एज अम्ब्रेला इनिशिएटिव, ये याद रखें, अम्ब्रेला इनिशिएटिव बेस्ड ऑन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच विद डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एज अ कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट। अगर आप जानना चाहे, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एनिमल हस्बेंड्री है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ, इतना कुछ है। तो इट इज नॉट ओनली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये जो आर्टिकल है, जो शब्द है डिलिमिटेशन, आप काफी टाइम से सुन रहे हैं और बिलीव में 1-1.5 साल तक सुनते रहेंगे। इट इज सच, इट मतलब इतना ज्यादा हीटेड डिबेटेड टॉपिक है ये। डीएमके अलाउज लेज डाउन कंडीशंस टू सपोर्ट डीलिमिटेशन, ठीक है। तो इसके लिए पहले आर्टिकल समझ जाइए, उसके बाद विल अंडरस्टैंड कि डीलिमिटेशन का कोर बेसिस क्या है। अब समझो, डीलिमिटेशन इज सिंपल वर्ड, रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज, मोस्ट बेसिक, ठीक है। मतलब व्हाट दिस आर्टिकल कंसर्न्स इज कि डीएमके ने कंडीशन रखा है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब सपोर्ट करेगा फॉर द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर अ फ्रेश डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी टू डिलिमिटेशन, बट देर इज वेरी मच फ्रिक्शन बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ऑफ इंडिया स्टेट्स, साउथ ऑफ इंडिया से बहुत सारे चल रहा है सर। तो डीएमके हैज सेड कि भाई वी विल सपोर्ट यू इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट आवर कंडीशन। अब जो प्रेजेंट है, थोड़ा आपको इतिहास समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अग्रीमेंट जो है ना, कहता है कि इट हैज केप्ट इफेक्टिवली, होता है ना, इफेक्टिवली केप्ट द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स अमंग स्टेट्स। अभी जितना भी लोकसभा में 543 सीट्स हैं, राज्यसभा में 250 सीट्स है, दिस इज बेस्ड ऑन, मतलब होता है ना 1971 सेंसस। अब आफ्टर 1971 इट हैज, होता है ना, एक फ्रीज कर दिया गया है, फ्रीज टू शेड्यूल या कंटिन्यू अंटिल, अब ये जो फ्रीज है कि भाई सीट्स नहीं बढ़ेंगे अंटिल सेंसस विच इज कंडक्टेड आफ्टर 2026। और अब आपको पता होगा कि सेंसस भी चालू हो चुका है, तो अब जो सेंसस आएगा उसके पास है फिर से रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज होगा। अब इसके बाद हुआ था विद द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड आफ्टर सेंसस 2026 में चालू हो चुका है, 2027 में खत्म होगा और इसके बाद होगा डिलिमिटेशन। इट इज ऑल इन सिंक्रोनी कि पहले सेंसस होगा एंड बेस्ड ऑन द डेट ऑफ सेंसस फिर से डिलिमिटेशन होगा। अब द सेंटर इज एक्सप्लोरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर चेंजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। होता है ना कि डीएमके जो का है, इट इंडिकेटेड दैट इट में सपोर्ट द बिल ओनली इफ उनका कंसर्न्स आर मेट, होता है ना, पॉसिबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रेजेंटेशंस, उनका जो भी डीप कंसर्न्स है दैट हैव टू बी एड्रेस्ड। अब देयर आर 3 कंडीशंस इन दिस आर्टिकल, बहुत अच्छे से 3 कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज कि भाई कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्रीज, जो 1971 का फ्रीज बंद होने वाला है 2026 एंड तक, वो उसको कंटिन्यू किया जाए ऑन द बेसिस ऑल अगेन 1971 सेंसस फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 25 ईयर्स। जो हर बार 25 ईयर्स से बढ़ रहा था उसको एक और बार बढ़ा दिया जाए। सेकेंड कंडीशन, ठीक है, सिंपल, कि अब ब्लैंकेट 50% इंक्रीज इन लोकसभा सीट्स, कि अभी क्या है ना, आबादी के हिसाब से लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जो भी स्टेट्स ने बहुत मेहनत किया, साउथ ऑफ इंडिया स्टेट्स ने बहुत मेहनत किया, आबादी को कंट्रोल में रहा, उनके परसेंटेज ऑफ सीट्स में होता ना नेगेटिव आएगा, थोड़ा कम हो जाएगा कंपेयर टू अभी। और जो ऊपर नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, एमपी, जिन्होंने आबादी को उस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको सीट्स में इजाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो दे आर सेइंग कि नहीं भाई, एक ब्लैंकेट 50% जितना भी जिसका भी सीट है, फिर 50% सबका सीट बढ़ा दो, रादर देन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑन एग्जिस्टिंग सीट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। अब 50% अगर बढ़ जाएगा तो अभी जिसका जो परसेंटेज है वो कंटिन्यू रहेगा, सबका 50% बढ़ा, ठीक है। एंड थर्ड इज
कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूलिंग स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट, की होता है ना कि एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल बनाओ स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट. अब नाउ सी दीज डिमांड्स रिफ्लेक्ट व्हाट ब्रॉडर जो थॉट है ना कंसर्न ऑफ साउथ ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट डिलिमिटेशन क्या करेगा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन population could increase the parliamentary representation of more populous states while reducing, again I'm repeating, while reducing their relative political weight despite their success in population stabilization. They have worked hard, अब वो population stable हुआ है, but बहुत ऐसे स्टेट्स ऐसे हैं, बीमारू स्टेट्स हैं जिनमें ऐसा नहीं किया गया, ठीक है. तो उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि भाई आबादी बढ़ भी रही है और उनको फायदा मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. अब मेन इशू यही है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड द फेडरल प्रिंसिपल, कि एक है पॉपुलेशन बेस पे आप कैसे कर सकते हैं. डिलिमिटेशन इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ब्रॉडली प्रेजेंट इक्वल पॉपुलेशंस. इसको सिंपल बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट. पर आप सोच के देखिए कि एक जगह आबादी बहुत ज्यादा है, सम प्लेसेस, ठीक है, इन मध्य प्रदेश कि इन PIB इट वाज गिवन कि देयर इज अ प्लेस जहां 1 MP रिप्रेजेंट्स रफली 29 लाख इंडिविजुअल्स. 29 लाख, सॉरी द प्लेसेस इन तेलंगाना, ठीक है, 29 लाख. एंड इन सम प्लेस पुडुचेरी हुआ, लक्षद्वीप होगा, आप किसी स्टेट में मिलेंगे ना, साउथ ऑफ स्टेट्स 1 MP रिप्रेजेंट्स 15 to 16 लाख. तो इतना जो डिफरेंस है ना, इतना जो पैरिटी का डिफरेंस है, उसका क्या. इफ सीट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड प्योरली अकॉर्डिंग टू करंट पॉपुलेशन, स्टेट्स दैट हैव एक्सपीरियंस्ड वर्कड हार्ड, होता है ना, फास्टर पॉपुलेशन कुड गेन मोर, एंड while states that have successfully controlled population growth, होता है ना, सब कुछ कंट्रोल में रखा, बहुत सारे स्कीम लाए, कुड सी द रिलेटिव प्रेजेंटेशन, रिलेटिव पावर इन द लोकसभा टू डिक्लाइन. अब इससे पॉलिटिकल डिलेमा भी होता है कि भाई पावर कम हो रहा है. प्लस फाइनेंस कमीशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज फाइनेंस कमीशन का जो डेवल्यूशन होता है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसमें पॉपुलेशन इज ऑल्सो एन एंगल. दे हैव ऑल्सो एडेड अनदर GDP क्राइटेरिया, बट पॉपुलेशन इज ऑल्सो एन क्राइटेरिया, कि और डबल डिलेमा कि पावर भी कम हो रहा है और पैसा भी नहीं मिल रहा है, और हमने इतना मेहनत भी किया है. ये सब नहीं होना चाहिए, होता है ना. शुड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बी रिवॉर्डेड और डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन, ऐसा है क्या. अब एक और सेकंड इशू है इसमें, सो मेनी इश्यूज के बाद द सेकंड इशू इज व्हाट, लाइक देयरफॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंटरस्टेट इक्विटी भी होनी चाहिए ना भाई. सदर्न स्टेट्स आर्ग्यू की penalizing them politically and financially for successfully implementation of family planning, that is the goal of, होता है ना, future India, कि we have to do successful planning, and for doing that you are penalizing us. Population control policies, मतलब they've successfully implemented them, और उससे क्या हो रहा है, perverse incentive, कि उल्टा incentive, कि they've controlled so much, खर्चा हुआ होगा यार, बहुत कुछ हुआ होगा, तो they should be awarded, instead of being awarded perverse incentive हो रहा है, कि होता है ना कि आपने गलत कर दिया. फाइनेंस कमीशन भी पैसे कम दे रहा है, लोकसभा में पावर कम हो रहा है, तो ऑल दिस शोज अगेंस्ट डेमोग्राफिक स्टेबलाइजेशन जा रही है. ऑन द अदर हैंड इनडेफिनेटली होता है कंटिन्यूइंग द 1971 फ्रीज, अगर फिर से 25 साल के लिए बढ़ा दे तो उसमें भी दिक्कत है, कि इट विल मीन दैट सिटीजन्स इन स्टेट्स विथ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन कुड रिमेन व्हाट वॉइसलेस, अंडर रिप्रेजेंटेड, कि भाई अब एक MP है और 25-30 लाखों का वो रिप्रेजेंट कर रहा है. डू यू इवन थिंक ही इज able to represent even 1/4 of those, 1/10 of those? नहीं. तो the demand for 50% increase in seats for all states attempt यही करता है to address this by expanding the size of Lok Sabha rather than simply transferring seats from one state to another, कि कहीं का बढ़ गया कहीं से उठा, नहीं, सबका बढ़ा दो. अब इतना कुछ किए हम लोग, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 81 which deals with composition of seats of Lok Sabha, होता है ना, allocation of seats of Lok Sabha, आर्टिकल 81. आर्टिकल 81 के बाद जस्ट आता है फर्स्ट इज 81 कॉम्पोजिशन ऑफ सीट्स, एंड देन आर्टिकल 82 ये बात करता है डिलिमिटेशन की, होता है ना, एडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज की रीएडजस्टमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू व्हाट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर ईच सेंसस, जो अब होने वाला है आफ्टर ईच सेंसस थ्रू अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. तो सेंसस एक्ट बना है, नॉट इंपॉर्टेंट. सेम आता है इसी से रिलेटेड आर्टिकल 170, इफ 81 इज रिलेटेड टू 170, ठीक है, डायरेक्ट जो लोकसभा का है, तो 170 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, सिंपल जो यहां बोला गया. और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 327. दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल बिकॉज व्हाट इट सेज, इट गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड मैटर्स कनेक्टेड विद व्हाट इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स. फिर आएगा आर्टिकल 330 एंड 332, दोनों आर्टिकल फिर इंपॉर्टेंट होता है ना. डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली. अगर डिलिमिटेशन होगा तो इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन, डिटर्मिनेशन, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन सब चेंज होगा ना. एंड लास्ट इज आर्टिकल 368
क्योंकि इतना कुछ हो रहा है तो भाई अमेंडमेंट भी तो होना जरूरी है. रेलिवेंट बिकॉज चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क गवर्निंग डिलिमिटेशन वुड रिक्वायर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. यही है. अब वो सब तो आपको बेसिक पता होगा कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कहा था भाई, फ्रीज कर दिया था 2001 में ही. It came in 2001. What it did was extended the freeze on the allocation of Lok Sabha seats and state assembly seats होता है ना until first census after 2026. इसी से किया गया भाई. 2026 के बाद जो होगा इसी के बोला गया. फिर 87th Constitutional Amendment Act 2003 is important because it allowed, याद रखेगा, it allowed the readjustment of constituencies based on 2001 census while retaining the freeze. Total number of seats नहीं बढ़ाया गया था. Readjustment of constituency हुआ, but the total number of seats was not added or reduced. Next is important act, Delimitation Act of 2002. अब सिंपल है, प्रोवाइडेड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. सिंपल, बेस्ड ऑन व्हाट, लास्ट जो हुआ था डिलिमिटेशन एक्ट 2002 में हुआ था, तो इट वाज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस. इतना ही था. अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या हुआ था, इसी के अंडर आता है, कॉन्स्टिट्यूट अंडर दिस लॉ वेरी, तो इट डिलिमिटेशन कमीशन अंडरटेक्स द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये 50% इंक्रीज ऑफ लोकसभा सीट्स की बात हो रही है ना, एंड द प्रपोज स्टेट वाइज scheduled mention in the article are political demands, not provisions in the constitution. ये बस अभी political demand चल रहा है, ऐसा संविधान में कुछ बोला नहीं गया है. ठीक है, अब सवाल कीजिए. ठीक है, with reference to delimitation in India, consider the following statements. ठीक है, the allocation of seats among states in Lok Sabha has been frozen on the basis of 1971 census. ठीक है. Second, the 84th Constitutional Amendment Act extended this freeze to interstate allocations of Lok Sabha until first census 2000. ये भी अभी हमने डिस्कस किया, ये भी सही है. The 87th Constitutional Amendment Act permitted the readjustment of constituencies on the basis of 2000 census without altering the total number of seats. ये भी हमने भी डिस्कस किया. The Constitution requires every delimitation exercise to increase the total strength of Lok Sabha. देखिए, ये दोनों contradictory है. अगर ये सही होगा ये गलत होगा, ये सही होगा ये गलत होगा. But in this case this is right and this one is wrong. The answer is B, 1, 2 and 3. अगर समझना है, 4 delimitation commissions 1952, 1963, 1973 and 2002 हो चुका है. This is not the first time, 4 बार हो चुका है. Delimitation Commission constituted in 2002 carried out delimitation using 2001 census. Total number of Lok Sabha seats allocated to each state remained frozen. यही बोलना चाह रहे कि भाई हुआ था, relocation of boundaries हुआ था ऊपर ने, पर सीट्स नहीं बढ़े थे. और रिसेंटली असम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज एन इवन मोर रिसेंट एग्जांपल. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन असम वाज रिटेन्ड एट 14 व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर रिड्रॉन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस. ठीक है, याद रखिएगा. नेक्स्ट आर्टिकल, हैंडलूम. भाई हैंडलूम डे हमारे मनाया है, द होल इंडिया वाज हैप्पी, हैंडलूम हैंडलूम. तो विल डिस्कस हैंडलूम की भी कहानी क्या है. ठीक है, एंड दिस आर्टिकल इज आल्सो गिवन बाय मिस्टर गिरिराज सिंह, ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स. तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, एक होता है ना कि एमपी का सोचने का तरीका भी आपको पता चलेगा. तो व्हाट इज द आर्टिकल से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, द आर्टिकल हाईलाइट्स द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हैंडलूम सेक्टर नॉट मेनली एज अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट, कि भाई हो गया वो जमाना कि हैंडलूम को हम पुराने जमाने से एसोसिएट नहीं, बट एज अ सोर्स ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, रूरल लाइवलीहुड्स, कल्चरल हेरिटेज एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल. ये सब को अगर आप मिलाएंगे ना, तब अप इन टूडेज डे एंड एज, then we can understand the true meaning of handloom. Indian handloom sector provides livelihood to more than 35 lakh weavers and allied workers. 35 lakh is a huge number, 3.5 million, and is particularly important for women's economic participation also. Self help groups सब में भी इसका बहुत ज्यादा रोल आता है. It is also, again, it is also relatively less capital intensive compared to आजकल के मॉडर्न मशीनरी का पहले कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा रहता है ना, बट नाउ इट इज ऑल्सो रिलेटिवली लेस कैपिटल इंटेंसिव. यूज मतलब it uses very less power and can support what, sustainable production also, giving it the relevance and the context of green and inclusive growth. The government is hota na thinking, therefore attempting to move handloom from a largely traditional low productivity activity towards what, a technology enabled, AI enabled, market oriented industry. अब इसी से मेंशन क्या आता है, यही आर्टिकल मेंशन करता है, सच एज हैंडलूम 4.0 या 4.0, जिसमें यूज ऑफ एआई, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, यूज ऑफ इंप्रूव्ड लूम्स, यूज ऑफ मोर मशीनरी, प्रोडक्ट डिजाइन, ब्रांडिंग, जीआई टैग्स, हैंडलूम मार्क सब यूज किया जाएगा. एंड डायरेक्ट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स होगा, ग्लोबलाइजेशन भी होगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनेंगे. इसमें मोस्ट ऑफ द ब्रॉडर ऑब्जेक्ट होता है ना, कि आपको जो ईगल्स आई व्यू जिसमें देखते हैं कि इट इज टू इंश्योर इंडियाज हैंडलूम प्रोडक्ट्स compete with in what, quality, authenticity, sustainability and design rather than merely on low prices. कि भाई हो गया, सस्ता सस्ता बोल के हैंडलूम को खराब मत करो. हम इंटरनेशनली का अगर हमें कंप्लीट करना है तो क्वालिटी होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए.
अब ये सब द ब्रीफ आइडिया. नाउ व्हाट इज द मेन इशू बिहाइंड इट, मतलब द हाइंडसाइट पार्ट जो आर्टिकल में नहीं बताया गया. द मेन इज द सेंट्रल चैलेंज कि लो प्रोडक्टिविटी एंड वीक मार्केट पोजीशन ऑफ हैंडलूम वीवर्स, प्लस देयर इज अ होता ना टू सम एक्सटेंट कि इट इज नॉट इक्वली कॉम्पिटेंट टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऑल्सो, कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैव देयर ओन एडवांटेज. तो उनसे अगर कंपीट करना है, होता है ना कि लो प्रोडक्टिविटी के साथ, वीक मार्केट पोजीशन के साथ, वीक ब्रांडिंग के साथ, तो दिस इज वेयर द कंपैरिजन इज बीइंग हेल्ड कि मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल से कैसे कंपेयर किया जाए. वीवर्स फेस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू व्हाट, एक्सेस टू क्वालिटी, यान अच्छा नहीं मिलता है, आपको पता होगा बांग्लादेश हमारे अलग इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है. फाइनेंस का इशू हमेशा रहता है, डिजाइन का रहता है, ब्रांडिंग का रहता है, मार्केट एक्सेस का रहता है. तो ये सबको से गवर्नमेंट इज अटेम्प्टिंग टू एड्रेस एंटायर वैल्यू चेन, होता है ना कि रॉ मटेरियल से लेके टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, डिजाइन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, आफ्टर सेल सर्विस, ऑल दिस इज बीइंग प्लान्ड, ठीक है. तो रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम एक है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्रोवाइड्स एलिजिबल वीवर्स, होता है देयर विल बी सेट क्राइटेरियाज, एक्सेस टू यार्न एट सब्सिडाइज्ड रेट्स एंड आल्सो एड्रेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ये एक सरकार का अलग स्कीम चल रहा है. सेकंड चैलेंज, हाउ टू मॉडर्नाइज हैंडलूम विदाउट डिस्ट्रॉइंग आर्टिसनल, होता है ना, कैरेक्टर ऑफ इट, कि देयर इज अ थॉट व्हेनेवर यू थिंक ऑफ हैंडलूम, तो एक सेंस ऑफ माइंड आता है कि एक हेरिटेज टाइप का कुछ आता है. तो मॉडर्न मशीनरी के साथ ही वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो सेंस ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज कैसे मेंटेन करना है. टेक्नोलॉजी शुड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस फिजिकल ट्रेजेडी. ये तो एम है कि टेक्नोलॉजी से भाई सब कुछ अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिजिकल वेयर एंड टेयर कम होगा, while retaining the unique craftsmanship that differentiates handloom from powerloom and machine made textiles. This is the main idea कि भाई सब मशीनरी का हेल्प लेना, AI का हेल्प लेना, मॉडर्न एवरीथिंग, बट वी हैव टू रिटेन यूनिक क्राफ्टमैनशिप दैट डिफरेंशिएट्स हैंडलूम फ्रॉम पावरलूम, फ्रॉम टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऑल्सो. ये दिस इज वाई आर्टिकल का जो एम्फेसिस है ना इज ऑन AI, इज ऑन मतलब डिजिटल डिमांड फोरकास्टिंग, डिजाइन authentication, design identification and direct access is to the market is also important. अब larger policy को अगर आप देखेंगे, that's objective is to convert artisan from अभी जो है लो मार्जिन प्रोड्यूसर इनटू वैल्यू क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर. सोचिए आप एक प्रोड्यूसर को लो मार्जिन एक वैल्यू क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर विद ग्रेटर कंट्रोल ओवर ब्रांडिंग एंड मार्केट्स, मतलब इट विज लाइक एम्पावरमेंट ऑफ द विलेज. ऐसा अब इसी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स की, इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल. सबसे पहला आर्टिकल इज व्हाट, आर्टिकल 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिंपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल. आर्टिकल 46 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, होता है ना, वल्नरेबल, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको भी टारगेट कर रहा है. देन इज आर्टिकल 49 जो करते हैं हेरिटेज की बात, तो होता है ना, इट इज मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हैंडलूम बट इंडियन हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है, तो देयरफॉर आर्टिकल. फिर आर्टिकल 51AF फंडामेंटल ड्यूटी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर. नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 19(1)G, ये तो पता ही आपको भाई कि भाई राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ठीक है. अब व्हाट विच आर द एक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस. द फर्स्ट इज हैंडलूम प्रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन 1985, बहुत पुराना आर्टिकल है. मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंडलूम स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ये है. व्हाट इट डज इज इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिजर्व स्पेसिफाइड आर्टिकल्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय हैंडलूम्स. मतलब अगेन आपने देखा होगा हैंडलूम इंडस्ट्री है एंड देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो एक्सक्लूसिवली हैंडलूम से ही बनता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व्स स्पेसिफाइड आर्टिकल्स फॉर एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन बाय हैंडलूम्स, देयरफॉर या देयरबाय प्रोटेक्टिंग हैंडलूम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन फ्रॉम मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर दोज. समझ में आया. अब इसी से रिलेटेड कुछ स्कीम भी है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है NHDP, वही इंटीग्रेट डेवलपमेंट हैंडलूम थ्रू क्लस्टर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, वेलफेयर, ये सब चलेगा. नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, जो हमने पहले भी डिस्कस किया. जो एलिजिबल वीवर्स होते हैं ना उनको क्वालिटी यान मिलता है एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है उसको भी कुछ हद तक सब्सिडाइज किया जाता है. नेक्स्ट इज हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंस, सिंपल प्रोग्राम है कि प्रमोट्स हैंडलूम प्रोडक्ट्स थ्रू एग्जीबिशंस, फेयर्स, मेलाज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, ये सब किया जाता है. उसमें इंडियन हैंडलूम एक ब्रांड बनाया जा रहा है. फिर नेक्स्ट इज हिंदी में नाम है, ठीक है, हर्थकरघा संवर्धन साहित्य. सिंपल, आई एम रिपीटिंग, हर्थकरघा संवर्धन साहित्य सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ हैंडलूम्स एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी. मतलब नाम है हिंदी पर सोचिए व्हाट इट डज इज सपोर्ट्स अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ हैंडलूम्स. और नेक्स्ट मुद्रा स्कीम, इसमें वही था यार, फैसिलिटेट्स एक्सेस टू क्रेडिट एट कंसेशनल टर्म्स. दीज आर द स्कीम्स रिलेटेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैंडलूम मार्क स्कीम. ये क्या करता है ना, इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी, आइडेंटिटी, मार्क मतलब
कुछ ऐसा निशान जो डिस्टिंग्विश करता है जेन्युइन हैंडलूम प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं कि आप मशीन से एक प्रोडक्ट बना के उसको जेन्युइन हैंडलूम में करें, तो दिस इज द मार्क, हैंडलूम मार्क स्कीम। नेक्स्ट इज इंडिया हैंडलूम ब्रांड, इट प्रमोट्स हाई क्वालिटी ऑथेंटिक हैंडलूम प्रोजेक्ट्स। कि पता है नेशनल स्केल पे अगर आपका हैंडलूम प्रोडक्ट है तो दिस इज अ स्कीम, इंडिया हैंडलूम ब्रांड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी मेड अ डे 7 अगस्त हैंडलूम डे विच कमेमोरेट्स व्हाट, स्वदेशी मूवमेंट होता है ना, विच वॉज, अगर आपको याद है 7 अगस्त 1905 को लॉन्च हुआ था, उसको कमेमोरेट करने के लिए हैंडलूम डे भी मनाते हैं हम। तो अब आइए सवाल पे, विथ रेफरेंस टू, ठीक है, हैंडलूम सेक्टर इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हैंडलूम रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन एक्ट 1985 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन बाय हैंडलूम्स। ये हमने डिस्कस किया अभी कि भाई है, इस एक्ट में कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स होता है जिसको रिजर्व कर सकती है स्पेसिफिकली फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री। The raw material supply scheme provides eligible handloom weavers access to yarn at subsidized. Again, right. The handloom market scheme is intended to provide an identity and authenticity mark for genuine handloom products. Again, right. Article 43 of the Constitution directs the state to promote cottage industries. ये तो आपको याद होगा. And this which we did not discuss. The Ministry of Textile is the nodal ministry for development of handloom sector in India. So all are correct. ठीक है. That was it for today. Thank you so much. We'll continue tomorrow with the next day's Hindu Hindsight. Thank you.